नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो मैंने बनाया है बहुत ही अभी एक टॉप हेडलाइन चल रही है चाइना के एवरग्रांड ग्रुप को लेके। ठीक है। अब ये कुछ ही दिनों से ये काफ़ी सारे चीज़ न्यूज़ में आने लगी है। शायद यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके होंगे। मुझे आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के पास रिक्वेस्ट मिली कि सर ये जो क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर एक सिंपल वीडियो बनाएं, एक आसान भाषा में कुछ हमें बताएं कि ये क्राइसिस क्या है और उसका हमारे इंडियन मार्केट पे कैसे इम्पेक्ट करेगा। तो देखो, मेरी चैलेंज हमेशा यही होती है कि जो भी चीज़ें होती है उसको मैं सरल एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं कैसे आपके लोगों आपको कैसे मैं समझाऊं। क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती है ना कि क्राइसिस हम जो बोलते हैं ना, क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है। तो मैं पहले प्रेजेंटेशन बनाना चाहता था पावर पॉइंट में, पर मैंने सोचा वो और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, पर आपको मजा आएगा। ये जो क्राइसिस हो रहा है, या तो आपको जो न्यूज दिख रही है वो है चाइना की एक प्रॉपर्टी डेवलपर के बारे में जिनका नाम है एवरग्रांड। ठीक है। अब ताज्जुब की बात यह है कि 2018 में ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि ये दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल रियल एस्टेट कंपनी है 2018 में। और मिड 2021 में, मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही ऐसा डिक्लेयर किया गया कि ये कंपनी में इन टोटल 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा, 300 बिलियन डॉलर, बहुत 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 बड़ी अमाउंट होती है, उतना डेट हो चुका है। लिक्विडिटी क्राइसिस ये कंपनी फेस कर रही है और काफी सारे इश्यूज इस कंपनी के साथ हो रहे हैं। अब इसको स्टडी करना क्यों जरूरी है, लोग क्यों वीडियोस बना रहे हैं, क्यों न्यूज़पेपर में आ रहे हैं? क्योंकि जब कोई इतनी बड़ी एक रियल एस्टेट कंपनी होती है जो इतने बड़े लायबिलिटी में आती है 300 बिलियन डॉलर्स के, तो उसका उस कंपनी के साथ जितने डिपॉजिटर्स होते हैं, जो बैंक्स होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो अनफिनिश प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सब पे असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं ऐसी एक कंपनी होती है, उसका रियल एस्टेट मार्केट चाइना का होगा, उसके ऊपर असर पड़ेगा। और अगर ये सही है कि इस कंपनी का रियल एस्टेट मार्केट है चाइना पे, उस पर असर पड़ेगा, तो ग्लोबल दुनिया में भी इसका कुछ इम्पेक्ट पड़ेगा। कई बार कुछ कंपनियां इतनी बड़ी होती है कि वो अगर डूब जाए तो पूरी दुनिया को उसको असर पड़ता है। तो सबसे पहला रीजन यही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर छोटी कंपनी होती, बंद हो जाती, इश्यूज होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं थोड़ा और समझाता हूँ, जैसे इंडिया में कुछ छोटी छोटी बैंक होती है तो उसमें स्कैम होते हैं, डिपॉजिटर्स को पैसा वापस नहीं मिलता, तो कुछ दिन तक हेडलाइन आती है, पर ओवरऑल हम सबको फर्क नहीं पड़ता। पर मान लो को जानी मानी टॉप 1 2 या 3 बैंक है, उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है या तो डूब जाती है, तो सोचो बहुत हो हल्ला मच जाएगा। इंडिया में काफी सारे स्टॉक गिर जाएंगे, स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। समझ रहे हो? तो ये स्टडी क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये रियल एस्टेट कंपनी बहुत बड़ी है चाइना की, काफी सारी जॉब्स उस पर डिपेंड है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स उस पर डिपेंड है। पूरी चाइना की इकोनॉमी पे ये असर डाल सकती है। अगर चाइना की इकोनॉमी पे असर डाल सकती है तो पूरे वर्ल्ड की भी इकोनॉमी पे शायद असर डाल सकती है। ठीक है, यह सबसे पहली चीज। दूसरा, ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग क्राइसिस के बारे में इंटरेस्टेड हो उनको मैं याद दिला दूं कि 2007-8 में ऑलरेडी एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था दुनिया में, जिसका नाम है सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, और उसकी शुरुआत हुई थी यूएसए में। अब एक्चुअली ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसके ऊपर बुक्स लिखी जा चुकी है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, और इसके ऊपर मैं जितना बोलूँ उतना कम है। पर अल्टीमेटली ये क्या था 2008 में? ये एक हाउसिंग बबल था यूएसए में, जिसकी शुरुआत हुई थी। उसकी वजह से काफी सारी कंपनियां, काफी सारी बैंक यूएसए में डूब गई थी। गवर्नमेंट ने इंटरफियर करके कुछ बैंकों को बचाया था, कुछ बैंक को मर्ज किया था, काफी सारे एक्शंस लिए थे। उसकी वजह से, जैसे कि एक लेहमान ब्रदर जैसी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी थी जो बहुत बड़ी थी, सबको जैसा बोल रहे थे कि ये कंपनी कभी नहीं डूब सकती, और वो डूबी थी। तो ये लेहमान ब्रदर के साथ आप एवरग्रांड का कंपैरिजन कर सकते हो। फर्क ये रहेगा कि ये जो क्राइसिस था लेहमान ब्रदर वाला और 2007 वाला जो क्राइसिस था, वो थोड़ा अलग था। वहां पे हाउसिंग बबल था, मतलब सालों साल कंटिन्यूस हाउसिंग की प्राइस बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। ये देख के काफी सारे लोग कि जिनके पास
ईएमआई चुकाने के भी पैसे नहीं थे, उनको बड़ी बड़ी लोन दी जा रही थी, इंसेंटिव दी जा रही थी, लोगों के पास एक नहीं पांच पांच प्रॉपर्टी हो जा रही थी। एक टाइम पे ये हुआ कि जब हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हुआ, तब जो लोगों ने लोन ली थी वो लोन वापस नहीं कर पाए, तो कंपनी के पास पैसा नहीं आया, तो ये पूरा जो सर्कल था वो बबल में कन्वर्ट होकर काफी सारे प्रॉब्लम्स फंस गया। मजे की बात ये है कि ये जो क्राइसिस होते हैं ना, चाहे सब मॉर्गेज क्राइसिस हो, चाहे ये एवर ग्रांड वाला क्राइसिस हो, वो ओवरनाइट नहीं होते, एक महीने एक साल में नहीं होते, वो सालों से होते हैं। और उसमें काफी सारे टॉप ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कई बार गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है बैकडोर से, काफी सारी चीजें होती है। ये सब डर्टी बिजनेस की बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसके ऊपर बुक्स लिखी जा चुकी है, डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। ये आम इंसान के लिए समझना शायद मुश्किल होगा, पर बैकएंड में बहुत बड़ी गेम चल रही होती है सालों से, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि 2018 का, मैं यहाँ 2008 का निफ्टी का चार्ट बताता हूं। यहाँ पे देखो 2000 जनवरी में कुछ, जनवरी दिसंबर के आसपास, कुछ 2008 के आसपास निफ्टी 6200 था, और वो बहुत गिरा था, शायद आधा निफ्टी गिर चुका था, वो क्राइसिस की वजह से इतना इम्पैक्ट आया था। और फिर भी हमने, इंडियन मार्केट ने जल्दी रिकवर किया था। इंडियन मार्केट हर बार जल्दी रिकवर कर लेती है, पर 30-40% मार्केट गिरना वो बहुत बड़ी बात है। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर यहाँ पे गिरा था, तो क्या यहाँ पे गिर सकता है अगेन 30-40%? तो उसकी थोड़ी बात कर लेते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्राइसिस एक्चुअली है क्या? देखो, ये एवरग्रांड है, वो एक रियल एस्टेट डेवलपर है, मतलब ये अलग अलग प्रोजेक्ट रियल एस्टेट के डेवलप करता है। अगर ये रियल एस्टेट डेवलपर है और प्रोजेक्ट डेवलप करता है, तो उसको पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसा कैसे लेता है? गवर्नमेंट बॉन्ड से लेगा, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी से लेगा, ठीक है। अब जब वो डेट में आता है, लिक्विडिटी क्राइसिस में आता है, तो क्या होगा पता है? कि ये सब प्रोजेक्ट फिनिश नहीं होंगे। तो इनके प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते। इनके प्रोजेक्ट फिनिश ना होना मतलब एक बहुत बड़ी लायबिलिटी। फिर ये जो बॉन्ड्स वगैरह होता है उनका पेमेंट नहीं दे सकेंगे, गवर्नमेंट फाइनेंस को पेमेंट नहीं दे सकेंगे, प्राइवेट बैंक या तो इन्वेस्टर को पैसा नहीं दे सकेंगे। दूसरा, जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास से जो पैसा लिया होता है डिपॉजिट के तौर पे या तो पेमेंट के तौर पे, उनको अभी पैसा नहीं मिल रहा है, उनको अपने मकान नहीं मिल रहे हैं, समझो। उसके ऊपर जो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, काफी लोग सुसाइड की ट्राई कर रहे हैं वहां पे, काफी लोग। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो एक साइकिल में चलती है, वो एक डूबती है ना तो काफी सारे लोगों को लेके डूबती है। ये है पूरा इनका क्राइसिस, कि अब इनके पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, और जो भी पैसा लिया है ना, वो उनको चुकाने के इंस्टॉलमेंट का भी इनके पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है। तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि इसको बैंकरप्ट होने दे, ठीक है, बैंकरप्ट हो जाने दे। बैंकरप्ट हो जाने के तो डूबेगे, काफी सारी जॉब लॉस्ट होगी, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे, खराब सिचुएशंस। दूसरा, इसको रीफाइनेंस करो और ज्यादा लोन दो, काफी सारे लोन को वेव करो, ये सब तरीके होते हैं। गौर वेव कर दो लोन को, ये ईएमआई चुकाने के लिए भी नई लोन दो, ये सब। पर ये सब टेम्पररी फिक्स होता है, ये डूबने के काबिल ही होती है, पर ये सब टेम्पररी फिक्स होता है। दूसरा, इनको बचाने के लिए चाइना की गवर्नमेंट आए, उसको बेल आउट करे, बेल आउट, गवर्नमेंट खुद इसको हेल्प करे। यूएस में ऐसा काफी बार हो चुका है कि बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों को, बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियों को गवर्नमेंट ने खुद पैसे दिए हैं, जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट उसको डूबने देना नहीं चाहती थी। अगर उसको डूबने दे तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती कि पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी। अब यहाँ पे एक बात मैं समझाता हूँ, यूएसए और चाइना में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये यूएस वगैरह ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, तो वहां पे गवर्नमेंट एक्शन ले लेती है। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका स्टैंड बहुत अलग होता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को समझना वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। अभी तक कोई बहुत बड़ा रिएक्शन उन्होंने, ये जो क्राइसिस हो रहा है उनके कंट्री में, उनकी गवर्नमेंट ने कुछ बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया है। उसके मैंने काफी सारे इंटरव्यू भी देखे, वो लोग लाइटली ले रहे हैं इसको। दूसरा, एक बहुत बड़ी गेम चाइनीज गवर्नमेंट की ये हो सकती है कि काफी सालों पहले, काफी सालों से चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा बोल रही थी कि उनको जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको नेशनलाइज करना है, मतलब गवर्नमेंट को उसमें एंटर होना है, उस पर कंट्रोल करना है। तो हो सके कि वो जो एवरग्रांड जैसी कंपनी उसको डूबने दे, चलो पीछा छूटा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का हाथ और आया रियल एस्टेट मार्केट में, तो इसलिए भी वो जानबूझ के वो हेल्प ना भी करे। और दूसरा,
कि ऐसा बोलना कि चाइना के गवर्नमेंट या तो चाइना के ऑफिशियल्स को इनको पता नहीं थी, ये भी एक बहुत बहुत अंडररेटेड बात होती है। काफ़ी सारे जो सीपीसी के जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनका बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिस्सा बहुत बड़ी कंपनियों में होता है, और चाइना में इतनी बड़ी कंपनी चलाना विदाउट ये ऑफिसर्स के आशीर्वाद के बिना वो भी इम्पॉसिबल है। तो ये अपने को ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, पर उनकी गेम क्या है वी डोंट नो। ये जानबूझ के इसको बैंकरप्ट होने दे ताकि रियल एस्टेट मार्केट पे चाइनीज गवर्नमेंट की पकड़ आए, या तो भी कोई ना कोई तरीके से ये लोग इसको बेल आउट करें। बेल आउट करे तो अच्छी बात है, ना करे अगर बैंकरप्ट होती है उसको डूबने दे, तो उसका रियल एस्टेट जो मार्केट है चाइना पे उसके ऊपर तो बहुत बड़ा असर आएगा, दूसरी कंपनियों को भी बहुत बड़ा असर आएगा। हाउसिंग जो कंपनी हाउसिंग फाइनेंस, चाइना की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, ये तो श्योर ही श्योर है। ठीक है, इसके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। अब ये कह सकते हैं कि ये जो चाइना में इंपैक्ट आ रहा है उसका ग्लोबल और इंडिया में कितना इंपैक्ट आएगा। देखो, ये बहुत वीडियो बनाने के लिए कोई भी वीडियो बना सकता है, बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है, पर अभी से ये सब बातें बोलना कि भाई इंडिया में कितने इंपैक्ट आएगा वो स्पेकुलेशन की बात है। मैं दो चीज यहाँ पे बोलता हूँ, यूएसए में जो होता है ना उसका इंपैक्ट ग्लोबली बहुत जल्दी आ जाता है इंक्लूडिंग इंडिया, पर यहाँ पे चाइना की बात करें केस बहुत अलग है। ठीक है, चाइना का जो सिस्टम है ना बहुत कंजर्वेटिव है, जो अपनी तरह से जो मैनेज करता है ना वो। अपने इंडिया का बैंकिंग सिस्टम उतना चाइना से अटैच नहीं है, इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर उतने चाइना से अटैच नहीं है, तो इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट मैं इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। पर जब ग्लोबली कोई कंट्री में इतना बड़ा स्कैम होता है, क्राइसिस होता है, तो हो सकता है कि ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट है इंक्लूडिंग इंडिया का स्टॉक मार्केट वो कुछ रिएक्शन बताए, टेम्पररी टाइम पे छोटा मोटा करेक्शन आए, तो छोटा मोटा करेक्शन के लिए हम सरप्राइज नहीं रहेंगे। बट कोई एक सिस्टमेटिक चेंज ला देना वो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि हाँ यूएस में ये सब बात होती तो उसका दुनिया पे बहुत असर पड़ता है, पर चाइना पे होगी तो किस तरह से असर पड़ेगा वी डोंट नो। उसके बारे में ऐसा बोलना कि नहीं बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वो बहुत ओवररेटेड चीज में मैं बोल रहा हूँ आपको हो जाएगी। दूसरा, हम सब प्राइम क्राइसिस की बात करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि उसके बाद भी यूरोप में काफी सारे क्राइसिस हुए थे, ग्रीस में भी काफी सारे क्राइसिस हुए थे, उसका इंडियन मार्केट पे इतना अफेक्ट नहीं पड़ा था। अपने को सबसे ज्यादा अफेक्ट हमेशा यूएस मार्केट का ज्यादा पड़ता है। यूरोप में काफी सारे क्राइसिस हो चुके हैं, इनफैक्ट अभी भी हो रहे हैं, काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज की हालत खराब है। इसका बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के मार्केट पे नहीं पड़ा है। अपना डेट लेवल का या तो अपनी लिक्विडिटी का एक्सपोजर इतना भी वर्ल्ड मार्केट में और स्पेशली चाइना के साथ नहीं है। तो क्या निफ्टी अभी जिस हालत में है ऑल टाइम हाई पे, वहां पे करेक्शन आ सकता है? आ सकता है। अगर ग्लोबली मार्केट में लिक्विडिटी स्क्वीज हुई तो लिक्विडिटी का करेक्शन आ सकता है, वो हम बोल सकते हैं। करेक्शन कितना आएगा, 10% 20%, नो वरी। करेक्शन शायद नहीं भी आए, उसके भी चांसेस है क्योंकि इतना एक्सपोजर हमारा है नहीं। ठीक है, पर एक ग्लोबल पैनिक होता है तो कुछ आ सकता है। दूसरा, अगर इनकेस करेक्शन आता है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैंने काफी सारे स्टॉक्स बताए हैं स्पेशली वन स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम में, तो हमेशा हम क्या कर सकते हैं कि वो स्टॉक को ज्यादा ऐड कर सकते हैं। करेक्शन का तो मैं तो वेट करता हूं कि कब करेक्शन आए, समझ रहे हो। करेक्शन अच्छे इन्वेस्टर के लिए, वेल्थ बनाने के लिए हमेशा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग, तो ये सब बहुत बड़े क्रैश से बचने के लिए वही है कि हम हेजिंग के साथ जाएं, हम स्टॉप लॉस के साथ जाएं, और स्पेशली हम सभी जगह पे लिमिट ऑर्डर यूज करें। जब से ये फ्री ट्रेड का इश्यू हुआ है, जो भी मैंने लिमिट ऑर्डर का बोला हुआ है कि स्टॉप लॉस में भी लिमिट ऑर्डर रख दो, और ऑप्शन करते हो तो हेजिंग के साथ करो, तो बहुत आप प्रोटेक्टेड रहोगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अब पूरे दिन बैठ के हम ये चिंता नहीं कर सकते कि क्रैश होगा क्रैश होगा, ये अपना काम नहीं है। अपने को चार्ट स्टडी करना है। चार्ट अभी भी निफ्टी का स्ट्रॉन्ग बता रहा है, ऑल टाइम हाई पे है, पर मार्केट है, कितना भी चार्ट स्टडी करो मार्केट तुमको सरप्राइज दे ही सकता है। पर चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग बता रहा है, इतना कुछ चार्ट में ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं बता रहा है। इनकेस करेक्शन आता है तो पैसों के साथ तैयार रह सकते हैं हम, डरने की जरूरत नहीं है। काफी सारे लोग हैं कि जो पैसों के साथ तैयार रहेंगे। तो मैं फिर ये सब सिचुएशन में ना ज्यादा इतना टाइम नहीं बिताता कि क्रैश होगा क्रैश होगा क्रैश होगा। क्रैश होता है तो होने दो, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित होगा। और अगर आप एक और मुझे आर्टिकल मिला था, एक ही आर्टिकल मिला बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट, क्योंकि कुछ दिनों से जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसने कुछ लिक्विडिटी इन्फ्लूस
करने का स्टार्ट किया है उसकी इकोनॉमी में, पैसा डालने का शुरू किया है ताकि जो बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंस सेक्टर में जो स्क्वीज चल रहा है ये एवरग्रांड की वजह से, वो तो कहीं ना कहीं उसको कंटेन कर सके। पर और कोई मुझे बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिली कि भाई उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है या तो फाइनेंशियल मिनिस्टर्स है वो कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट या तो कोई प्लान एक्शन बता रहे हैं कि नहीं भाई हम देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं, पर इनडायरेक्टली लग रहा है कि ये लोग ट्राई कर रहे हैं। डायरेक्टली यूएस की तरह ये लोग डायरेक्टली कंपनी को हेल्प नहीं कर रहे, पर सिस्टम में पैसा डाल रहे हैं, तो वो भी एक लिक्विडिटी क्वीज को रिमूव करने का एक तरीका होता है, तो वो कर रहे हैं। इस क्राइसिस के बारे में ज़्यादा जानना हो तो मैं ऐसा बोलता हूँ, सब प्राइम क्राइसिस विकिपीडिया में आर्टिकल है, उसके ऊपर बुक्स है, डॉक्यूमेंट्री, वो भी स्टडी कर लो। लेमैन ब्रदर कैसे डाउन गया था वो भी स्टडी कर लो, वो भी मज़ा आएगा। हाउसिंग क्राइसिस के भी आपको काफ़ी सारे बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगे, मज़ा आएगा इस सबको स्टडी करने में, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक कॉशन रखना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि ये सिचुएशन में बहुत क्लैरिटी नहीं हो जाएगी। तो इसको वॉच करते रहेंगे हम लोग, चार्ट को देख के रहेंगे। और मैंने बोला था कि निफ्टी में अगर वीकली रेड कैंडल बहुत बड़ी आती है तो मैं खुद आपको वीडियो में बोल दूंगा कि कहीं पे कुछ हो रहा है और हमको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। तो ये वीक पूरा होते होते काफ़ी सारी चीज़ें अपने को पता चल जाएगी कि इंडियन मार्केट चीज़ों को कैसे डाइजेस्ट कर रहा है और कैसे ले रहा है अपने आप को, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से जितना इंपॉर्टेंट था, विदाउट स्पेकुलेशन, विदाउट एनी ड्रामा, मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ईमेल या व्हाट्सएप पे मुझे बता देना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सजेस्ट करते रहना, आपके क्वेश्चंस करते रहना, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।